और 2022 में खिलाड़ियों के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। यूपी पुलिस ने जारी किया 2022 की भर्ती परीक्षा का परिणाम। 534 पदों पर ये निकाली गई खिलाड़ियों के लिए भर्ती। पुरुष खिलाड़ियों के लिए 354 पदों पर ये भर्ती निकली। महिला खिलाड़ियों के लिए 199 पदों पर भर्ती निकली थी। सीएम योगी ने शुक्रवार को खिलाड़ियों को लेकर बड़ी बात कही थी। यूपी में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है सरकार। सीएम के बयान के 24 घंटे के अंदर ही यूपी पुलिस ने इसका परिणाम जारी किया। पुरुष खिलाड़ी 354 पदों पर ये भर्तियां निकली। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक करेगा। पीएम मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सभी राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष यहां पर मौजूद होने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में सुबह 9:30 बजे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पूरी बैठक है, जिसमें नीति आयोग को लेकर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा। और आपको बता दें कि सभी राज्यों के सीएम का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला कल ही से शुरू हो गया था। सीएम धामी कल ही दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए थे और ऐसे में सीएम योगी भी इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। आपको बता दें पीएम मोदी इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कल ही से हमने देखा किस तरीके से राज्यों के सीएम के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और ऐसे में आज सभी बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अहम बैठक बताई जा रही है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होगी, कई नीतियों को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि बैठक में कौन कौन शामिल नहीं होने वाले हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और 8वीं बार पीएम मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही कई केंद्र मंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और विकसित भारत एट 2047 यानी कि 2047 टीम इंडिया की भूमिका विषय पर बैठक होने वाली है। कुल 8 मुद्दों पर प्रमुख रूप से ये बैठक में चर्चा होगी। देश को 2047 तक विकसित करना, देश बनाने के उद्देश्य पर चर्चा, एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी ढांचा और निवेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य कौशल विकास के मुद्दे पर यहां पर चर्चा होगी। महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास पर मंथन होगा। और आपको बता दें कि 8 फरवरी 2015 को गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हुई थी। तो आज इस पूरी बैठक में सीएम योगी उपलब्धियां गिनाएंगे, औद्योगिक निवेश और निर्यात से जुड़ी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां बताने वाले हैं। फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता को भी बताएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश की जो जानकारी थी उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में आने वाले बदलावों के बारे में चर्चा होगी। यानी कि कुल मिलाकर बेहद अहम बैठकें रहने वाली है। पिछले 6 साल के दौरान प्रदेश के निर्यात में जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी यहाँ पर सीएम योगी साझा करेंगे। साथ ही बढ़ोतरी के बारे में बताएंगे। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा उत्पादन क्षेत्र को जो रफ्तार मिली उसकी चर्चा करेंगे। पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। कारोबार में जो सहूलियत मिली और सहूलियत देने के लिए भी कोशिशों की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कुछ नए विचार साझा करेंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में जानकारी देंगे। मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी यहां पर जानकारी देने वाले हैं। तो इस पूरी बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और साथ ही साथ ममता बनर्जी शामिल नहीं होने वाली हैं, लेकिन इसके अलावा सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम धामी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास कार्यों की यहां पर जानकारी देंगे। नीति आयोग की बैठक में जितने भी विकास कार्य अभी तक उत्तराखंड में हुए हैं उसको सामने रखेंगे। प्रदेश में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पर किस तेजी से काम हो रहा है इसकी जानकारी देंगे। गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी देंगे। प्रदेश के समग्र विकास के लिए
केंद्र से सहयोग की भी मांग करेंगे। बेहद अहम बैठक, सीएम धामी, सीएम योगी दोनों ही इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। कल ही सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए थे और इस बैठक में शामिल हो। आज रामपुर के डीएम से मिलेगा सपा का डेलीगेशन। आजम खान अब्दुल्ला आजम के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आजम अब्दुल्ला और समर्थकों पर कार्रवाई रोकने की यहां पर मांग की जाएगी। अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल को गठित होने के लिए बोला है, गठन किया है। सपा डेलीगेशन में 3 सांसद, 11 विधायक समेत 21 सदस्य शामिल हैं। आजम अब्दुल्ला और समर्थकों पर जो कार्रवाई है उसको रोकने की यहां पर मांग की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल को यहां पर गठित किया गया है अखिलेश द्वारा। सपा डेलीगेशन में 3 सांसद, 11 विधायक, 21 सदस्य शामिल हों। तो रामपुर के डीएम से सपा का पूरा डेलीगेशन आज मुलाकात करने वाला है और साथ ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम के उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है उसको लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी, समर्थन की मांग की जाएगी। आजम और अब्दुल्ला और साथ ही साथ उनके समर्थकों पर जो कार्रवाई होनी है उसको रोकने की भी यहां पर मांग की जाएगी। रामपुर पहुंचे सपा डेलीगेशन को लेकर रामपुर में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ना कहेंगे कि जो लोग ये कहते थे कि मैं जनता के लिए ये कर रहा हूँ, जनता के लिए जेल गया, तो उस प्रतिनिधिमंडल को कम से कम रामपुर के गरीब मुसलमानों पर, रामपुर के जो दलित थे उन पर जो जुल्म हुए थे तब कहाँ थे, और तब की छोड़िए हम कह रहे हैं कि अब आ जाएं। जो आज 100 से ज़्यादा परिवार जो बिलख रहे हैं, कम से कम उनका भी आगे दर्द जानो। कब तक किसकी सभी की कठपुतली बने रहोगे? तो हमारी राय यही है, अगर कहीं जा रहे हो तो कम से कम रामपुर के गरीब परिवारों के भी जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारे आजम ने कितने जुल्म किए हैं उन पर। और आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी के गांव टांडा जाएंगे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गोरखपुर में बलिया जाएंगे और उसके बाद अरविंद गिरी के पिता की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद गिरी। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। और अखिलेश यादव का क्या कुछ कार्यक्रम रहना वाला है वो भी आपको बता दें। दोपहर 12:45 से 1:15 तक गोरखपुर में पूर्व विधायक शारदा देवी के आवास पर रहेंगे। शारदा देवी के पति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1:30 से 1:45 तक पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:15 से 3:45 तक बलिया में अरविंद गिरी के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज आगरा के दौरे पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता कार्यक्रम के जरिए जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। आगरा के करीब 15 गांव में नुक्कड़ सभा करेंगे। मिशन 2024 के तहत तैयारी में जुटे हैं जयंत। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर जयंत की नजर टिकी हुई है और ऐसे में मिशन 2024 के तहत जोरों शोरों से तैयारी में जुटे हैं जयंत। तो आगरा के दौरे पर रहेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। समरसता कार्यक्रम के जरिए जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता दें। 27 मई कीठम, कासौटी, अरसेना, रैपुरा, हीर गांव में नुक्कड़ सभा करेंगे। 27 मई को मंगुरा, जनुथा और अछनेरा में नुक्कड़ सभा करेंगे। 28 को इटौरा, जारुआ, कटरा गांव में नुक्कड़ सभा रहने वाली। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज भी शहर की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। कानपुर आगरा के मेयर का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गोरखपुर अलीगढ़ के मेयर आज शपथ लेंगे। नगरपालिका, नगर पंचायतों में आज शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। सरकार के मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहने वाले हैं। नगरपालिका, नगर पंचायतों में आज शपथ ग्रहण समारोह। गोरखपुर अलीगढ़ के मेयर आज शपथ लेंगे। तो आज किस किस का शपथ ग्रहण समारोह है वो आपको बता दें। कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे, आगरा के मेयर हेमलता दिवाकर, अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंगल, गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव आज ये सभी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। मेरठ नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह में हंगामे का मामला। एआईएमआईएम पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एआईएमआईएम के समर्थन
आसपा आई और भाजपा के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। सपा विधायक शाहिद मंजूर ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन की नाकामी से मारपीट हुई। शाहिद मंजूर बोलते हुए नजर आए। भाजपा को किसने मारपीट का हक दिया? भाजपा और एआईएमआईएम की भाषा पर सपा विधायक ने सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता विनीत शारदा के बयान पर भी सपा विधायक ने आपत्ति जताई। तो हमने देखा किस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट देखने को मिली। निकाय चुनाव में बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच सियासी लड़ाई चली, लेकिन वो लड़ाई अब युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई है। नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में जो हुआ उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, यही हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद साहब, देख रहे हैं किस तरीके से मारपीट हुई। ये वर्ष जो है, जो अभी मई से शुरू होगा या हो गया है, अगली मई तक पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 9 वर्षों में जो पिछले गुजरे हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगारी पर, कहीं किसी भी इशू पर, महिला हों या दलित हों या शोषित हों, किसी भी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। बार बार उनकी कोशिश ये होगी कि इस समाज को बांट के और हिंदू मुसलमान करके एक वो वोटों को प्राप्त करने का काम करें। जो लोग भी उनकी भाषा में बोलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या उनके एजेंडे पे काम करते हैं या समाज को बांटने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको समाज पसंद नहीं करता, तो वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ना मैं एआईएम की बात कर रहा, ना मैं भाजपा की बात करता, ना मैं आरएसएस की बात करता। मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में उन तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और संयमित रहें। कोई खड़े होकर बात कर लेगा, पाकिस्तान चले जाओ। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, तुम्हारे भेजने से कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। जिन्हें जाना था मुल्क के बंटवारे में वो पाकिस्तान चले गए और जिन्हें यहाँ रहना था वो यहीं रहेंगे। 75 साल हो गए और 75 क्या, जन्मों जन्मों यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने के। मैं उन तमाम अधिकारियों से बात करना चाहता हूँ। मेरठ नगर निगम में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में हुई मारपीट मामले में मेडिकल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा के 2 पार्षदों उत्तम सैनी और राजीव गुप्ता को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेडिकल थाने पहुंचकर नाराजगी जताई और पुलिस अधिकारियों के सामने कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूछा कि भाजपा पार्षदों की तहरीर पर एआईएमआईएम के पार्षदों पर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया। साथ ही वंदे मातरम के अपमान पर पुलिस देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रही। 2 तस्वीरें। और आज भाजपा के सभी विधायक बुलाए गए हैं लखनऊ। आज सभी विधायकों को लखनऊ पहुंचने का निर्देश जारी किया गया। एमएलसी चुनाव के चलते सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है। 29 मई को विधान परिषद की 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 28 मई को लोक भवन में विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। 2 सीटों के लिए जो वोटिंग होनी है उसके चलते 28 मई को लोक भवन में सभी विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। सभी विधायकों को लखनऊ पहुंचने के यहाँ पर निर्देश जारी किए गए। प्रदेश सरकार ने तय किया कि सरकारी राशन की दुकान पर अब दूध, ब्रेड, मक्खन के साथ साथ घरेलू इस्तेमाल की 5 चीजें भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके पीछे सरकार का मकसद राशन डीलर्स की आय में इजाफा करना है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राशन दुकान के नाम पर बिजनेस चला रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज में व्यवसाय ग्रहण करना चाहती है। इससे दुकानदारों का, आम जनमानस का कोई लाभ नहीं होने वाला है और आगे आने वाले समय में इन्हीं दुकानदारों के ऊपर जीएसटी लाद करके उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इससे मैं नहीं समझता कि इससे दुकानदारों को कोई लाभ पहुंचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज में व्यवसाय। और खबर नोएडा से, जहां पर खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में परिवार के 6 लोग घायल हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि खाना बनाते वक्त ये गैस सिलेंडर फटा था। नोएडा में पूरा हादसा हुआ। हादसे में परिवार के 6 लोग झुलस गए।
लखनऊ में ड्रोन उड़ाने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। अंकित सिंह बताया जा रहा है युवक का नाम। अंकित सिंह से पुलिस ने पूछताछ की। खुद को अंकित सिंह ने वीडियोग्राफर बताया। हजरतगंज चौराहे पर दिखा था संदिग्ध ड्रोन और उसके बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई की, जिसके चलते अंकित सिंह को पकड़ा गया। लेकिन अंकित ने बताया कि वो एक वीडियोग्राफर है, जिसके चलते उसने ड्रोन को आसमान में छोड़ा था। हालांकि पुलिस आगे की जांच पड़ताल में भी जुट गई। खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा फिर से प्रभावित होने लगी है। आज तक के लिए हेमकुंड साहिब के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। हेमकुंड साहिब के ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। केदारनाथ में भी बारिश के चलते तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर बर्फ में फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने तीर्थयात्रियों को 6 फीट बर्फ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि भैरव मंदिर की ओर सुमेरु पर्वत के पास 6 फीट बर्फ तक जमा थी, जिसमें तीर्थयात्री फंस गए थे। सभी तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने छापेमारी की। अवैध खनन वाली जगहों पर विधायक ने छापेमारी की। बालावाली इलाके में गंगा में पनडुब्बी के जरिए खनन का खुलासा किया। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था खनन का खेल। उमेश कुमार बोलते हुए नजर आए। गंगा के बीच में पनडुब्बी के सहारे खनन का खेल चल रहा था। तो बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी अवैध खनन वाली जगहों पर की गई। बालवाली इलाके में गंगा में पनडुब्बी के जरिए खनन का खुलासा किया गया। मेरा सभी खानपुर के निवासियों से अनुरोध है कि मैं इस समय बालावाली के गंगा तटबंध के किनारे हूं और यहां पर हमने एक पनडुब्बी पकड़ी है। ये पनडुब्बी अवैध खनन का माध्यम बनी हुई है। सरेआम गंगा का सीना चीरकर यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। खानपुर विधानसभा में और लक्सर विधानसभा में लगातार 3 दिन बड़ी घटनाएं हुई। 3 युवक निर्मम तरीके से, उनकी हत्या कहूंगा मैं, घटना नहीं कहूंगा, जिस तरह अवैध खनन के डंपर ने उनको कुचल दिया। इसके अलावा लक्सर में 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हुई और एक शर्मा जी की भी मौत हुई। बहुत ही दुखद घटना थी। मैं आपको दिखाता हूं, आप गौर से इधर देखिए। ये सामने ये पनडुब्बी लगाई हुई है और इस पनडुब्बी से ये कारोबार चल रहा है। गंगा की छाती में ये पनडुब्बी लगाकर ये यहाँ पर जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों से खनन का अवैध कारोबार चल रहा है। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से सजग हो जाएं और जितनी तादाद में यहाँ आ सकते हैं आइए। आज इन खनन के व्यापारियों को उखाड़ के फेंक देना है यहाँ से। थराली में पिंडर नदी पर बना मोटर पुल खस्ता हाल है। प्रशासन ने फिलहाल इससे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे थराली और देवाल ब्लॉक के सैकड़ों गांव के लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी है। लोगों का कहना है कि अगर पीडब्ल्यूडी समय रहते कदम उठाता है तो ये नौबत ही नहीं आती। तो लोगों को अभी लोकल में अभी 45 ईयर से ज़्यादा होगी इसकी लाइफ। अभी इसकी भार क्षमता 16.2 टन की है और अभी इसके जो है हमारा जो है अभी बीच में जो है ये B क्लास लोडिंग पुल है और अभी हमारा जो है A क्लास पुल लोडिंग का इसमें जो है हमारा अभी आ रखा है इसका। यूसीसी की ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी भाजपा नेताओं की तरफ से भी सुझाव दिए गए। भाजपा की तरफ से लिव इन रिलेशन और समलैंगिक विभाग पर आपत्ति जताई गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी सुझाव नहीं दिया गया। देश के अंदर 2 बड़े संवेदनशील मामले चल रहे हैं। एक है समलैंगिकता और दूसरा है लिविंग रिलेशनशिप। इन दोनों के बारे में हमारा मत ये था कि दोनों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पारंपरिक जो परंपरा है और जो हमारी पहचान है देश की, उसके विपरीत है। इससे समाज के अंदर एक अनाचारी बढ़ेगा और एक नई प्रकार की। हल्द्वानी नगर निगम के 5 वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। स्मार्ट वार्ड में 5000 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उधर 55 वार्ड में करीब 2500 स्ट्रीट लाइट अब भी खराब पड़ी हैं और इतना ही नहीं, इन स्ट्रीट लाइटों के मेंटेनेंस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो 2500 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि खराब पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन की नजर इस ओर नहीं जा रही है।
जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे वार्ड में अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, उनमें 5000 लाइटों को लगाया जाना है, जिसका अनुबंध हमने कर दिया है। कंपनी इसमें उसकी जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, वो हमें समय से लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं। हरिद्वार में हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक के दौरान अखाड़ा परिषद के संतों ने सीएम धामी के सामने प्रस्ताव रखा। अखाड़ा परिषद ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे मठ मंदिर जो कि सालों पुराने हैं और इन मंदिरों से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, इनको हटाने से पहले राज्य सरकार पुनर्विचार करना चाहती है। बने हुए मजार या मंदिरों के भी अवशेष हैं, उनको हटाने के लिए पहले हमने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, उस पर कार्य चल रहा है। और जो ऐसे मंदिर हैं प्राचीन, जो जंगल में या सरकारी भूमि बने हैं, जो 50, 60, 70, 80 साल पुराने हैं, उसके लिए आज मैंने विशेष कहा कि उसका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहाँ लोगों की श्रद्धा के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। और अगर वहाँ संत निवास करते हैं तो उसको एक पट्टे के रूप में या सरकार के एक ऐसा कोई कानून के अनुसार उनको पट्टा दे दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।